नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी का बड़ा विजन, वेड इन उत्तराखंड को मिलेगी नई उड़ान, शादी बनेगी रोजगार का जरिया, डेस्टिनेशन वेडिंग से बदलेगी उत्तराखंड की तस्वीर। उत्तराखंड में हरेला पर बीजेपी का मेगा प्लान, 6 लाख पौधे लगाने का टारगेट किया फिक्स, 11,729 बूथों पर एक्टिविटी, एमपी 10, एमएलए 15 पौधा लगाएंगे। राहुल गांधी के कार्यक्रम का बदला ठिकाना, परेड ग्राउंड में नहीं होगी सभा, परेड ग्राउंड नहीं अब वैकल्पिक स्थल पर होगा राहुल गांधी का कार्यक्रम। गोलापार की 26 हेक्टेयर जमीन 6 हफ्ते में करें ट्रांसफर, उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, राज्य सरकार को दिए निर्देश। मनसा देवी मंदिर में शुरू हुई नई व्यवस्था, पुजारियों कर्मचारियों को दिए गए पॉकेट लेस वस्त्र, ट्रस्ट अध्यक्ष बोले दान की पारदर्शिता प्राथमिकता। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी देहरादून मार्ग स्थित वेलनेस रिजॉर्ट कीमाड़ी में आयोजित ग्रेस हिंदुस्तान 2.0 उत्तराखंड राष्ट्रीय बीडिंग प्रोफेशनल सम्मेलन में कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेड इन उत्तराखंड विजन को साकार करने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वेडिंग टूरिज्म स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और स्वरोजगार को नई गति देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रियोगनी नारायण, ओमकारेश्वर टिहरी, मसूरी, रामनगर सहित कई स्थानों को विश्व स्तरीय डेस्टिनेशन वेडिंग शुरू के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें स्थानीय कारीगर, लोक कलाकार, होम स्टे संचालकों, टैक्सी चालकों और छोटे व्यवसाय को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वेडिंग टूरिज्म के साथ वेलनेस टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरेला प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, पर्यावरण संरक्षण और लोक संस्कृति से जुड़ाव का पर्व है। उन्होंने कहा कि हमारे लोक पर्व हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की पहचान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के संरक्षण के लिए जल स्रोतों, नदियों और गाढ़ गंधेरों के पुनर्जीवन तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति सभी को जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से वृक्षारोपण के प्रति जन जागरूकता बढ़ी है। हरेला पर्व पर वन एवं उद्यान विभाग द्वारा प्रदेश भर में व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोपेश्वर में आयोजित सेवा, सुशासन और समर्पण सेवा पखवाड़े के तहत जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम में कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रशासन को जनता के द्वार तक पहुंचाकर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश भर में अभियान के प्रथम चरण में 6 लाख से अधिक लोगों ने भागीदारी की, जबकि 60,000 से अधिक जन समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। उन्होंने कहा कि चमोली जनपद में अब तक 13 जन कल्याण शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से 2,500 से अधिक लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। साथ ही प्राप्त 752 शिकायतों में से 683 का निस्तारण किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोपेश्वर स्थित पुलिस मैदान में आयोजित सेवा सुशासन समर्पण सेवा पखवाड़े के तहत जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में चमोली जनपद को 155.36 करोड़ की 63 विकास योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 113.99 करोड़ की 36 विकास योजनाओं का शिलान्यास और 41.37 करोड़ की 27 योजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकास योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सड़क, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा, पशुपालन, पर्यटन, आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चमोली धार्मिक, सांस्कृतिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जनपद है। इसके समग्र विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री के मध्य प्रदेश के विभिन्न समसामयिक विषयों और राज्य हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों के बीच उत्तराखंड के समग्र विकास, जन कल्याण, सुशासन और जन सरोकार से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श हुआ। सत्रह जुलाई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का प्रस्तावित कार्यक्रम अब पहले से तय देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित नहीं होगा। प्रशासन के अनुसार परेड ग्राउंड पर भारत सरकार के कार्यक्रमों की अवधि बढ़ जाने के कारण कांग्रेस को वैकल्पिक स्थल का प्रस्ताव दिया गया है। जिलाधिकारी देहरादून आशीष चौहान ने बताया कि कांग्रेस पदाधिकारियों से कार्यक्रम के आयोजन के लिए बन्नू स्कूल मैदान सहित अन्य संभावित स्थलों को लेकर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थल में बदलाव का निर्णय कानून व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। श्री राहुल गांधी जी का 17 जुलाई का जो कार्यक्रम प्रस्तावित है, पूर्व में परेड ग्राउंड के लिए पार्टी के द्वारा आवेदन किया गया था, किंतु वहां लोक संवर्धन पर्व और पूर्व से ही संचालित हो रहा है, जिसकी अवधि भारत सरकार के द्वारा बढ़ा दी गई है। उसमें काफी संख्या में नागरिकों के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। उसके दृष्टिगत स्थान, उपलब्ध स्थान एवं व्यवस्था या लोक प्रशांति के दृष्टिगत प्रशासन के द्वारा पार्टी को बन्नू स्कूल के मैदान या उसके अतिरिक्त एक अन्य और विकल्प उपलब्ध कराया गया है। ये पूर्ण रूप से एक प्रशासनिक निर्णय है, जो कि स्थान की उपलब्धता, ट्रैफिक जैम और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के आधार पर लिया गया है। इस संबंध में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रोके जाने या उसके कार्यक्रम को रोके जाने से इसका कोई संबंध नहीं है। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी के गोलापार शिफ्ट कराने की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह गोलापार में प्रस्तावित हाईकोर्ट परिसर के लिए चिन्हित 26 हेक्टेयर जमीन को अगले 6 सप्ताह के भीतर हर हाल में ट्रांसफर करे। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि हाईकोर्ट के नए परिसर निर्माण की प्रक्रिया में अब कोई भी गैर जरूरी देरी नहीं होगी। राज्य सरकार तय समय सीमा के भीतर जमीन से जुड़ी सभी प्रशासनिक और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करे। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की गणना में कथित हेराफेरी के मामले में कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बद्री केदारनाथ मंदिर समिति ने दान गणना से जुड़े संदेश मेहता को उनके पद से हटा दिया। उन्हें पूजा कार्यालय में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं मामले की जांच अब मंडलायुक्त स्तर तक पहुंच गई है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए 3 स्तरों पर जांच की जा रही है, जबकि शासन स्तर पर गठित समिति प्रशासनिक जिम्मेदारियों का निर्णय करने में जुटी है। ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि आप चोरों को पकड़ के डकैतों को खुला छोड़ने का कार्य कर रहे हैं। और बीकेटीसी के मंदिर में बद्रीनाथ जी हो, केदारनाथ जी हो, इस तरीके का चढ़ावा चोरी हो जाए या किसी भी तरीके की बेईमानी हो जाए और उसमें बीकेटीसी अध्यक्ष शामिल ना हो, मुझे लगता है ये सोच से भी परे है। तो अपने आप को बचाने के लिए, सरकार के मुखिया को बचाने के लिए जो छोटे कर्मचारी हैं उनको जो है निशाना बनाया जा रहा है। आप इतिश्री नहीं कर सकते। आप छोटे कर्मचारियों पे इस तरीके की कार्रवाई करके इतिश्री नहीं कर सकते हैं। आपको जवाबदेही तय करनी होगी।
शहर में बिजली व्यवस्था को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। स्मार्ट मीटर, लगातार बिजली कटौती, बार बार ट्रिपिंग और लो वोल्टेज जैसी समस्याओं को लेकर प्रदर्शनकारियों ने विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठे। इस दौरान कार्यालय परिसर में अधिकारी और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अध्यक्ष जी से, राजेंद्र चौधरी जी से 2-3 दिन से वार्ता चली रही थी। तो इसमें जो है उन्होंने कहा कि हम लोग जो है आपके कार्यालय में आएंगे और इस तरह से धरना देंगे और जो है अपनी बातों को रखेंगे। तो बातें तो मुझे जो है कल पता चल गई थी, क्योंकि कल मेरी सारी बात हो चुकी थी इसमें। तो एक मांग तो यही थी कि इस समय जो है उमस का मौसम है, बिजली की जो है लोगों को ज़्यादा समस्या आ रही है और जो है दूसरी तरफ लोग कर्मचारी अधिकारी जो है फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो फ़ोन ना उठाने के संबंध में विशेषता जो है हमारे नगर क्षेत्र के जो कर्मचारी या अधिकारी हैं उनकी शिकायत ज़्यादा थी। उसमें जो है उनको स्पष्ट किया गया कि आगे जो है इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिलेगी और जो है समय से फ़ोन उठाया जाएगा। यदि किसी समय फ़ोन नहीं उठाया जा सका तो उसमें जो है कॉल बैक भी किया जाएगा। भाई इनके जहाँ गौ चर्बी चढ़ गई, इनके अगर 8 दिन में नहीं तो देन आई विल डू समथिंग क्रिएटिव। इनकी सबसे पहले संपत्ति की जांच की मांग करूँगा, इनकी शिकायतें करूँगा जहाँ जहाँ होंगे और इनके फर्जी बिलन के मेरे पास सबूत हैं। जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया है उसके मेरे पास सबूत हैं। उन सबूतों को लेकर मैं जनता की और प्रशासनिक अदालत में जाऊँगा। वक्त तो चलाए छुट से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। चंपावत जिले के लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय से शासन द्वारा एक साथ 8 चिकित्सकों का स्थानांतरण किया गया है। इसमें 4 विशेषज्ञ चिकित्सक भी शामिल हैं। उनके बदले अभी तक कोई प्रतिस्पर्धी नहीं भेजा गया है। वहीं इस पर लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने गहरी नाराजगी जताते हुए समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा के नेतृत्व में चिकित्सकों के स्थानांतरण रोकने की मांग को लेकर शासन प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। साथ ही लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज लोहाघाट विकास संघर्ष समिति जो है अनिश्चितकालीन धरने से हम लोग कल से शुरुआत हमारी हो चुकी है और हम लगातार जब तक जो है 8 डॉक्टरों का तबादला रोका नहीं गया तब तक हम जो है अनिश्चितकालीन हम धरने में बैठे रहेंगे। और रणनीतिक रूप से अगर हमारी मांगों को माना नहीं गया, क्योंकि हमने पूर्व में भी 10 इस लोहाघाट के बड़े बड़े आंदोलन अस्पताल के डॉक्टरों के लिए किए हैं, तो अभी भी हम बिल्कुल आंदोलन के तैयार हैं। जो यहाँ पर कोई सिस्टम में लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में अभी बढ़िया व्यवस्था बनी हुई थी, क्योंकि ऑपरेशन भी यहाँ होने लग गए थे, दूर दराज से लोग आ रहे थे और उन्हें काफ़ी सुविधाएं मिल रही थी। लेकिन अभी जो 8 डॉक्टरों के साथ इनने इकट्ठे तबादले किए उससे जनता में काफ़ी रोष है, क्योंकि ये सीमांत इलाके से लगा हुआ हॉस्पिटल है। दूर दूर से लोग आते हैं, पंचेश्वर से, रौसाल से, रेगड़ू से, सिमलखेत से, पाटी से, तो वो लोग यहाँ पर आशाएं लेके आते हैं कि यहाँ पर इलाज होगा। लेकिन जब ये अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं रहेंगे तो इसे रेफरल सेंटर बना देना बन गया। ये तो काफ़ी मूलभूत समस्याएं हैं हमारे क्षेत्र में। खासकर हमें बड़ी खुशी होती है कि हम अस्पताल आके अपना इलाज करवाते हैं, डॉक्टरों की फैसिलिटी मिली हुई है हमें। पर अभी ये सुन के बड़ा दुख हो रहा है हमें कि भाई इकट्ठे 8 लोगों का डॉक्टरों का जो तबादला हो रहा है हमारे यहाँ से। तो सर, अगर ये हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं रहेंगे तो हम लोग आके क्या करेंगे। उत्तराखंड में हरिद्वार जिले को छोड़कर के बाकी सभी जिलों में ग्राम पंचायतों के उपग्राम प्रधान पद के चुनाव को लेकर लोकतंत्र का उत्सव देखने को मिला। देहरादून जिले के विकासनगर, सहसपुर, कालसी और चक्राता विकास खंड की ग्राम पंचायतों में सुबह से ही चुनाव प्रक्रिया जारी रही। नामांकन दाखिल करने के बाद नामांकन पत्रों की जांच की गई और जहां आवश्यकता हुई वहां मतदान कराया गया। चुनाव को लेकर प्रत्याशियों और समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला, जबकि प्रशासन ने पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए व्यापक व्यवस्थाओं की
निर्वाचन अधिकारियों की निगरानी में मतदान संपन्न हुआ। आज उप प्रधान का चुनाव पंचायतों में हो रहा है। पूरी उत्तराखंड में ये चुनाव प्रक्रिया चल रही है हरिद्वार को छोड़कर, और यहाँ पर सामान्य स्थिति में चुनाव हो रहा है। यहाँ कोई ऐसा वो नहीं है, सामान्य स्थिति है। और हमारे यहाँ पर 12 वार्ड मेंबर हैं। वैसे तो हमारी पंचायत में 13 मेंबर हैं, लेकिन अभी एक हमारे मेंबर जो वार्ड 3 के थे उनका पर्चा निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि उनकी जो प्रक्रिया पाई गई थी, क्योंकि उन्होंने 3 बच्चे दिखा रखे थे जो कि 2019 के बाद का से पहले के बच्चे थे। तो इसलिए 12 वार्ड है और 12 वार्डों में शांति प्रिय चुनाव हो रहा है। उप प्रधान का 2 उम्मीदवार मैदान में है। विकासखंड विकासनगर की कुल 53 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत उप प्रधान का निर्वाचन संपन्न किया जाना है, जिसमें सभी 53 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत जो हमारे निर्वाचन अधिकारी की टीम है वो वहाँ पर पहुँच चुकी है। और उसमें पूरी प्रक्रिया, हमारे यहाँ नॉमिनेशन फॉर्म कल तक हम लोगों ने यहाँ पर बिक्री करी, और आज सुबह तक जब तक नामांकन का समय था तब तक संबंधित ग्राम पंचायतों में भी नामांकन पत्र बिक्री किए गए। आज का जो इसका शेड्यूल है उसमें 11 बजे तक आज नामांकन होने थे, और 11 से 12 बजे के बीच नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, और उसके बाद 12 बजे से लेके और 12:30 पर कोई भी प्रत्याशी अपना नाम वापसी कर सकता है। और 12:30 से और 1 बजे तक आज जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे उनको चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा, और 1:30 बजे से और 3:30 तक मतदान होगा। लोहाघाट जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के चलते तराई क्षेत्रों में पाया जाने वाला दुनिया के सबसे विषैले सांपों में शामिल किंग कोबरा अब चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र में भी दिखाई देने लगा। बुधवार को लोहाघाट के विसंग क्षेत्र के कलचोड़ा ग्राम सभा में एक ग्रामीण की गौशाला में किंग कोबरा घुसने से इलाके में दहशत फैल गई। घटना की सूचना ग्राम प्रधान द्वारा वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही लोहाघाट रेंजर रमेश चंद्र जोशी के निर्देशन पर वन बीट अधिकारी रोहित मेहता और हिमांशु अपनी टीम तथा सांप पकड़ने के उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद किंग कोबरा का सुरक्षित रेस्क्यू किया। एक बार फिर गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी। भारत सरकार के संचार सारथी यानी कि CEIR पोर्टल की मदद से पुलिस ने अलग अलग कंपनियों के 15 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 3,20,000 रुपए बताई जा रही है। बरामद सभी मोबाइल उनके असली मालिकों को सौंप दिए गए। अपने मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने उत्तराखंड पुलिस का आभार जताया, पुलिस की कार्यशैली की सराहना की। पुलिस के मुताबिक इस वर्ष अब तक थाना स्वेलाकुई पुलिस CEIR पोर्टल के माध्यम से 85 गुमशुदा मोबाइल फोन, जिनकी कुल कीमत लगभग 20,50,000 रुपए है, बरामद कर उनके मालिकों को वापस सौंप दिए हैं। पचवादून की ग्राम पंचायतों में उपप्रधान पद के लिए चुनावी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। कालसी, चक्राता, विकासनगर और सहसपुर विकास खंडों में मंगलवार से शुरू हुई चुनावी प्रक्रिया बुधवार को नामांकन, मतदान और मतगणना के बाद पूरी हुई। देर शाम निर्वाचन अधिकारियों ने विजयी प्रत्याशियों के नाम घोषित किए और उन्हें निर्वाचन प्रमाण पत्र भी सौंपे। विकासनगर के खंड विकास अधिकारी SP भट्ट ने बताया कि विकासनगर विकासखंड की 53 ग्राम पंचायतों में उपप्रधान पद के लिए चुनाव प्रस्तावित था। इसमें 29 ग्राम पंचायतों में केवल एक नामांकन पत्र दाखिल होने के कारण प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। वहीं शेष 24 ग्राम पंचायतों के नियमानुसार मतदान कराए गए, जिसके बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किए गए। पूरे चुनाव के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा और पारदर्शिता के व्यापक इंतजाम किए। कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। सदस्यों की जीत है, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझ पे विश्वास किया और मुझे इस पद पे किया, और उनकी जनता की उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। हमारे विकासखंड के अंतर्गत जो 53 ग्राम पंचायतें थी उनमें 3:30 तक निर्वाचन कार्य संपादित किया जाना था और 4 बजे उसमें मतगणना का कार्य प्रारंभ किया जाना था। अभी तक जो हमारे पास में सूचना प्राप्त हुई है, 29 ग्राम पंचायतों में निर्विरोध निर्वाचन संपन्न किया जा चुका है और जो
निर्विरोध हमारे पास में 29 हुए हैं और 24 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत चुनाव संपादित किए गए हैं, जिसमें जो हमारे निर्वाचन अधिकारी हैं वो यहाँ पर जो उनके निर्वाचन के परिणाम है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ दूर दराज क्षेत्र के भी हैं। देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने आज मनसा देवी मंदिर में सभी पुजारियों और कर्मचारियों को बिना जेब वाले वस्त्र दिए। वहीं महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि मैंने इससे पहले घोषणा की कि मैं मनसा देवी मंदिर में जितने भी कर्मचारी और पुजारी हैं उनको बिना जेब के वस्त्र पहनने पड़ेंगे। आज मैं मनसा देवी मंदिर आया, मैंने अपने कर्मचारी और पुजारियों को बिना जेब वाले वस्त्र भेंट किए। हमारे मनसा देवी में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, फिर भी कोई हम पर आरोप ना लगाए, इसलिए हमने बिना जेब के वस्त्र दिए। जब भी कोई दान आएगा उसको अपने पास ना रख लें, इसलिए बिना जेब के वस्त्र पहनकर ही पुजारी और कर्मचारी काम करेंगे। की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है कि किसी पुजारी पे कोई ब्लेम ना लगे, ट्रस्ट पे ब्लेम ना लगे, और जो भी यहाँ धन की राशि है, जो भी कुछ आता है, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, उसकी रसीद दी जाए और पुजारी कोई भी 1 रुपया भी अपनी जेब में ना डाल पाए। ऐसे हम सबका प्रयास है। और मुझे आज बहुत प्रसन्नता है, जब मैं मंदिर में आया मैंने पुजारियों को देखा कि जितना मैंने सोचा था पुजारी उससे भी ज्यादा आगे है। पुजारियों ने कहा गुरुजी देखिए हमारे कुर्ते हैं, हमने सबने अपने हाथ ऊपर किए है, कहीं कोई 1 रुपया नहीं है, कहीं कोई जेब नहीं है। मुझे खुशी है कि मेरे पुजारी बहुत अच्छे हैं, मैं उनको प्रशंसा करना चाहता हूँ। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तराखंड के लिए 18 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही उसने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में फिर से भारी बारिश हो सकती है। मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक बारिश की शुरुआत कुमाऊं क्षेत्र में होगी और पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर जैसे जिलों में सबसे पहले भारी बारिश होने का अनुमान है। उत्तराखंड में इस साल जुलाई में 215 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 175 मिलीमीटर से भी ज्यादा है। हालांकि पिछले 2 दिनों में उत्तरी जिलों में बारिश सामान्य से कम रही है। जो कुमाऊं में पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत और बागेश्वर जैसे जनपद है, वहां पे भारी बारिश की शुरुआत हो सकती है। और 16 तारीख को थोड़ा सा और एक्टिविटी बढ़ सकती है, जैसे कि नैनीताल जैसे अल्मोड़ा जैसे जनपदों में भी भारी बारिश की संभावना बढ़ेगी। और 17-18 तारीख में फिर ये और जो गढ़वाल के हमारे कुछ जनपद है वहां पे भी देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए हमने अभी येलो अलर्ट में ही रखा हुआ है, 18 तारीख तक जो एक्टिविटी होनी है। अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।